Good morning, students. Let's go through the sixth lecture of the electricity chapter as we were studying. So I had given you homework. Okay. So let's start with the homework. The first two questions were very simple, as they have asked in the first question, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series. पहला क्वेश्चन आपको एक बेसिक सर्किट बनाने को बोला है. इन दिस सर्किट यू शुड हैव 3 सेल्स. आपके सर्किट में क्या 3 सेल्स होनी चाहिए. 3 सेल की एक बैटरी होनी चाहिए, 3 रेजिस्टेंसेस होने चाहिए 5, 8 एंड 12 ओम के, एक प्लग की होनी चाहिए. ठीक है, ये सब कैसे कनेक्टेड होना चाहिए, सीरीज में. ओके, सो लेट्स डू दैट. ओके, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस है ना. एज्यूम कि ये हमारा एज्यूम कि ये आपका 5 ओम है, ये आपका 8 ओम है एंड ये आपका 12 ओम है. ये हमारे रेजिस्टेंसेस हो गए कैसे, सीरीज में. ओके, अब आपका एक क्या चाहिए, आपको प्लग की चाहिए है ना, स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं, और बैटरी होनी चाहिए. तो बैटरी में आपने देखा होगा कि एक सिंगल सेल को हम लोग एक ये बड़ा और एक ये छोटा इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं. तो ये 2 वोल्ट की एक सेल हो गई. इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे. बेसिकली ये ज्वाइन नहीं हुआ है, हाँ, तो यू कैन एज्यूम कि ये ज्वाइंड है. तो ये एक सेल हमने और बना दी. ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सेल और बना दी. बेसिकली ये हमारी 3 सेल्स हो गई, और यहाँ पर हमने एक स्विच की हमने बना दी. तो ये स्विच ऑन मोड में बेसिकली बनाई है. तो ये हमारा एक बेसिक सर्किट हो गया, जिसको आप नीट और क्लीन बना सकते हैं अपनी कॉपी में. और मैंने शेयर भी किया है, शायद किसी बच्चे ने भेजा था, तो आई हैव शेयर्ड इट टू यू ऑलरेडी. ओके, फाइन. एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन, what second question is saying, वो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 putting an emitter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the emitter and the voltmeter? wow, इसमें क्या किया है, एक तो एमीटर लगा दिया है. तो इसी सर्किट में अगर हम करने की कोशिश करें तो एमीटर तो कहीं पे भी सीरीज में लगाया जा सकता है. मान लेते हैं कि हमने एमीटर जो है वो यहाँ पर लगा दिया. ये हमारा एमीटर है, फाइन. ठीक है, और वोल्ट मीटर इन्होंने क्या कहा है कि वोल्ट मीटर शुड बी देयर अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, है ना. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर लगाना है. तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस है वहाँ से हमने वायर कनेक्ट की, और वहाँ पर उसके पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा ही कैसे लगाते हैं, पैरेलल में. तो ये हमने क्या किया है, 12 ओम के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है. और हाँ, सो व्हाट एमीटर विल डू, एमीटर विल मेजर दी करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी. एंड व्हाट वोल्ट मीटर विल डू, क्योंकि ये सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है, तो 12 ओम में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये उसको बताएगा. ठीक है, इस सर्किट को अब आप कहीं पर बना लीजिए सो दैट कि हम इसका सॉल्यूशन करा सकें. ओके, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो सर्किट था इसमें हमारी बैटरी जो है वो कितने की, 2 मतलब 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट के, तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा,
6 वोल्ट। तो यानी कि हमारा पोटेंशियल कितना हो गया, हाँ, दैट पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज हमारा कितना है 6 वोल्ट हो गया। ओके, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि करंट निकालना है तो हमें क्या ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस आपका तीनों सीरीज में है 5 + 8 + 12, ठीक है। तो यानी कि आर एस इक्विवेलेंट जो हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन का 5 + 8 और +12, ये हमारा 25 ओम हो जाएगा। गॉट। तो अब हम लोग क्या लगा लेंगे, V = IR। अब क्यों IRS, तो हमको चाहिए करंट, तो आपका क्या आ जाएगा V/R। V हमारा 6 है और R हमारा कितना 12 + 8 20 25, फाइन। तो ये हमारा 6/25 एम्पियर हमारा करंट आ गया। क्लियर, फाइन। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया कि हमारा करंट जो है वो यहाँ पर सॉरी करंट नहीं, हाँ, करंट हमारा जो है वो निकल आता है। अब हमारा अगला पार्ट इसमें क्या बोला गया, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एज एंड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है। वोल्ट मीटर में एक्चुअली में क्या है कि वोल्ट मीटर हमारा 12 ओम के अक्रॉस लगा है। अब ज़रा एक बार आप याद करिए कि जब हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव किया था तो हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3, फाइन। और हर एक के अक्रॉस हमारा ओम्स लॉ लग जाता है। तो ये V3 = क्या हो जाएगा, जो भी करंट यहाँ जा रहा है I इंटू उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप एक बार क्या करें कि आप जो पुराना इसका प्रूफ था है ना सीरीज का कॉम्बिनेशन वाला, उसमें आप देखें एक बार, ठीक है। तो एक बार हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से और लिख करके कर लेते हैं। तो होपफुली आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से, है ना। आपके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। मैं लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि 27 से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, पीरियोडिक फर्स्ट। ओके, फाइन। तो आपका वहाँ पर क्या था बेसिकली कि जो भी हमारा बैटरी कनेक्टेड होती है, ठीक है, मान लीजिए हमारे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा वहाँ पर हमारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए होंगे, हाँ, तो आप उसको याद करिए कि क्या करते थे। यहाँ पर इसके अक्रॉस V1, लेट्स से V1, V2 और V3, है ना। और यहाँ पर जो भी करंट आपका जा रहा है ना, तो ओम्स लॉ तो आपका V3 के अक्रॉस भी लगेगा ही लगेगा, है ना। तो वो क्या होगा, V3 विल बी I इंटू R3, है ना। यहाँ पे I तो हमने निकाल लिया, कितना आया था, अभी पीछे निकाला था 6/25। R3 हमारा दिया गया है कितना 12 ओम है, तो हमारा V3 जो है निकल आएगा। तो I की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या I थी 6/25, R3 की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हमारा जो पोटेंशियल है बेसिकली वो निकल आया, क्या V3 की वैल्यू निकल आई, है ना। और यही V3 हमारा किस में शो होगा, यही V3 हमारा इस वोल्ट मीटर में शो होगा। गॉट इट। चलिए, तो ये हमारा जो है 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हो गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिया था उसको एक बार ज़रा देख लेते हैं। होपफुली आप लोगों को सॉल्यूशन इसका मिल गया होगा क्योंकि पोस्ट कर दिया था, है ना। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फाइन। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहला जो है 1 ओम एंड 10⁶ ओम। 10⁶ ओम का मतलब 10 लाख, है ना। तो आपका 1 ओम और 10 लाख ओम एक साथ आपका क्या किया गया है, पैरेलल में लगाया गया है।
आसान है ना, आसान है। आप इस तरीके से, जैसे आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ, सॉरी ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तब तो हमारा तो पैरेलल दिया हुआ है, तो हमको पैरेलल देखना है। तो आपका लेट्स से एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा ये है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आपका एक तो 1 ओम है, सॉरी ये मान लेते हैं 1 ओम है, ठीक है, और ये वाला है 10 टू द पावर 6, मतलब कितना 10 लाख। 10 लाख मतलब आपका 1 के साथ में कितना जीरो आएगा, 6। ओके, अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला बस फॉर्मूला लगा देना है और आपके लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 अपॉन r1 इंटू r2, तो ये हमारा 1/r आ गया। अब आप क्या करिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, है ना। रिवर्स करने का मतलब ये हो गया, अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि r जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो आपका आ जाएगा r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, r1 1 ओम था, r2 हमारा 10 टू द पावर 6 यानी कि 10 लाख ओम है ना। इसमें आप वैल्यू रख देंगे, आपका जो है वो आंसर निकल आएगा। अगर आप आंसर तक हमसे जानना चाहते हैं तो मैं आंसर तक इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा, R1 हमारा कितना है 1 और R2 कितना है 10 लाख, तो 10 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर R1 प्लस R2 यानी कि 10 लाख प्लस 1 ओम यानी कि 10 लाख 1 हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे 5 ही जीरो रहे, तो यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट पे 1 ऐड हो जाएगा, तो 10 लाख प्लस 1 में तो 10 लाख 1 हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये आपका है ना, अगले स्टेप में आप चाहेंगे तो ये इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन हो गया, है ना। कौन से क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, एक ही पार्ट करते हैं, बाकी आप इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो आपको अगला क्वेश्चन जो है बताया गया था उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। चलिए उसको देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 220 volt of source। देखिए कहानी कितनी भी लंबी हो, सवाल कितना भी लंबा हो, वो अगर आप उसकी प्रॉब्लम पर जाएंगे तो बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। कि 3 रेजिस्टेंसेस इस सवाल में देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप है, टोस्टर है और वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस है, उससे दुनियादारी से मतलब नहीं है। हमारे मतलब का काम क्या है, रेजिस्टेंस कितना है और कैसे लगा है। एक तो 100 ओम रेजिस्टेंस है, एक 50 ओम रेजिस्टेंस है और एक 500 ओम रेजिस्टेंस है। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं किससे, 220 वोल्ट सोर्स यानी बैटरी से। अब सवाल क्या है, what is the resistance of the electric iron connected to the same source that takes as much as current as all 3 appliances and what is the current through it। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका सर्किट बना लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन को समझिएगा फिर से, what is the resistance of an electric iron, एक इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज ऑल 3 अप्लायंसेज एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो कह रहा है कि आपका ऐसा ही एक और आयरन आपका है जो कि इसी तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन वो इन मान लीजिए इन तीनों की जगह पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वो उतना ही करंट इसमें से ले रहा है जितना ये तीनों मिला करके ले रहे हैं। कहानी को समझे, देखिए कहने का मतलब ये है
कि अगर इन तीनों को रिप्लेस कर दें उस आयरन से, है ना, तो उसमें भी करंट उतना ही है जितना कि ये तीनों मिला करके करंट ले जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा वही इन तीनों का रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो आपको उस आयरन का रेजिस्टेंस बताना है ना। तो ये घुमाया कितना है, लेकिन अगर आप क्या करें, अगर आप इन तीनों का पैरेलल में कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बता दें तो वही रेजिस्टेंस कितना हो, किसका होगा, उस आयरन का, इलेक्ट्रिक आयरन का। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखिए ज़रा सिंपल सी बात है, सोर्स तो उतना ही है ना, और जितना करंट ये तीनों मिलाकर के ले रहे हैं उतना ही वो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है। तो इसका मतलब करंट सेम है ना, इन तीनों का मिलाकर के, और उस आयरन का वोल्टेज सेम है ना। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी सेम होगा, है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो मतलब ओवरऑल ये सवाल कितना सा रह गया, ये सवाल इतना सा रह गया कि भाई इन तीनों का आप क्या कर दो, है ना, इन तीनों का ओवरऑल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बता दो। ठीक है, अच्छा अब ये याद है कि ये कैसे कनेक्टेड थे, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो कनेक्ट कर दीजिए 150 एंड 500 ओम। ठीक है, तो यानी कि एक तो हमारा 100 है, एक हमारा 50 है और एक हमारा 500 है। ये तीनों हमारे जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक हमारा 50 है और एक हमारा 100 है और एक हमारा 500 है। तो सर्किट तो ये बहुत घटिया सा बना हुआ है, आप लोग अच्छे से जानते हैं मेरी ड्राइंग, तो इसलिए आप लोग अच्छे से फिगर बना लीजिए इसको पहले। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो पैरेलल का जो 3 का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला था वो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो आप तीनों की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/500, ये आपका 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। फाइन, अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी मैं दे दूँ, चलिए एक बार और सॉल्व करके दे देता हूँ मैं। यहाँ तक आपका हो गया तो इसको हम लोग रब कर दें क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है हमारा। ओके, तो फाइन, आप इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 500। ठीक है, इधर में तो वही रहेगा आपका 1/R इक्विवेलेंट, और 50 को 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो आप यहाँ लिख दीजिए। 100 को 500 से करेंगे तो आएगा 5, और यहाँ पे 1 को तो 1, सॉरी। तो अब ये आपका, अब अगला भी हमें ये डिलीट करना पड़ेगा। फाइन, रब कर देते हैं। हाँ चलिए, तो बेसिकली ये 10 प्लस 5 प्लस 1 यानी कितना हो गया 16, तो यानी कि 16/500, तो ये हमारा 1/R इक्विवेलेंट आया है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब इन्वर्स कर दीजिए, है ना। तो आपका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा कितना, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 500/16। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ओम्स में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि पता कर लिया कि जो आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस पूछा गया था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट क्या था कि अप्लायंस एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। तो आपका आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन थी उसके थ्रू करंट क्या हो, भाई देखो अब तो आसान हो गया था, ये हमारा पता चल गया कि टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ लगा करके पूरे सर्किट में हम आसानी से बता सकते हैं। देखो कि इलेक्ट्रिक आयरन का हमारा रेजिस्टेंस पता चल गया, और जो बैटरी लगाई उसका पोटेंशियल भी पता है हमें कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल दिया गया कितना 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 500/16। ठीक है, ओम्स लॉ लगाइए, V = IR, करंट फाइंड करिए, और आपका ये भी सवाल हो गया। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। अगला सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज।
तो ये थ्योरेटिकल सवाल है, आपको याद होगा ये पिछले लेक्चर में बताया गया था कि क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हुए हैं बजाय सीरीज में लगाने के, है ना। याद करिए, तो मेजॉरिटी कुछ लोगों को तो याद होगा, तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं हर एक की करंट ड्राइंग पावर, यानी कि हर एक की करंट रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है ना। जैसे आपका फॉर एग्जांपल किसी अप्लाइंस के लिए 1 एम्पेयर ही करंट बहुत है, किसी के लिए 0.5 एम्पेयर ही बहुत है, किसी के लिए 5 एम्पेयर आपका चाहिए होता है। तो ये अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट की वजह से आपका क्या होता है, सभी अप्लाइंसेस को हम लोग को किसमें लगाना पड़ता है, पैरेलल में, है ना। क्योंकि आपने पैरेलल में देखा होगा कि आपका अलग अलग जगह पर बढ़ जाता है करंट, है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और अगर एक जैसा करंट हमने भेज दिया, जैसे मान लीजिए कि आपका एक आयरन है, प्रेस जो होती है ना घर में जिससे इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं ना, तो वो उसका लेट से करंट रिक्वायरमेंट होता है 5 एम्पेयर, और आपका वहीं पर एक बल्ब है जिसका करंट रिक्वायरमेंट मान लीजिए आपका 1 एम्पेयर है। दोनों को अगर सीरीज में लगा दिया तो पता चला कि आप अगर 5 एम्पेयर करंट अगर भेज दोगे तो पता है क्या होगा कि बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 1 एम्पेयर भेजा तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है यानी कि प्रेस है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए आप जो है सीरीज में नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो इसको अच्छी सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, so you can simply write कि different appliances have different requirement of the amount of the current, so that is why we prefer the parallel combination rather than using them into series. Okay, अगला क्या है, अगला 4th है, how can 3 resistances 2 ohm 3 ohm 6 ohm can be connected to give total resistance of 4 ohm and 1 ohm। दिमाग लगाने वाला सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, एक 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, इनको कैसे कनेक्ट करें कि हमारा टोटल जो है 4 ओम आ जाए और 1 ओम आ जाए, है ना। तो ये आपको कॉम्बिनेशन बताने हैं। अब आपको जैसे मर्जी, मतलब जैसे जैसे तीनों को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है आपकी मर्जी, 2 को पैरेलल में करना है, 1 को सीरीज में करना है आपकी मर्जी, 3 को सीरीज में करना है आपकी मर्जी, ठीक है। अब जब 2 को पैरेलल में करें तो कौन से 2 को पैरेलल में कर रहे हैं ये भी आपकी मर्जी। अच्छा, सारी मर्जी आपकी है, तो करना क्या है, करना हमको ये है कि आप ऐसे कनेक्ट करो कि आपका 4 ओम आ जाए और एक बार 1 ओम आ जाए, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, याद रखिएगा 2 ओम 3 ओम 6 ओम। सबसे पहला सीरीज वाला तो माइंड में ही हो जाएगा भाई, है ना। अगर तीनों को सीरीज में रख दें, है ना, तो कहानी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 + 3 + 6, है ना, वो तो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, 6 ही ज़्यादा है 4 से, तो यानी कि सीरीज वाला काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो तीनों को पैरेलल में कर दें, चलिए कोशिश करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जब तीनों को पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा, हाँ एक बार ज़रा नज़र डालते हैं इस पे। तो तीनों को पैरेलल में ज़रा करके एक बार देखिए और फिर रिजल्ट देखिए। 1/R इक्विवेलेंट जो कि अभी किया था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। क्या है 1/2 + 1/3 + 1/6। तो अब पहले तो इनको आप क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। 6 आ गया, फाइन। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना 3 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और 3 से करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, फाइन। 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फाइन। तो ये हमारा 1 आ गया, ओके। तो यानी कि ऊपर में आपका कितना आ गया, देख लीजिए ऐड करके 6 आ गया, है ना। तो यानी कि 6/6 यानी कि 1, ठीक है। तो यानी कि 1/R1 है तो R भी हमारा क्या हो जाएगा 1 ओम। अरे ये तो लग रहा है कोई आंसर आ गया। अच्छा हाँ, देखिए ना, बी पार्ट में बोला था कि आपका टोटल कितना आ जाए 1 ओम। हाँ, तो अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें
तीनों को कैसे पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फोर्थ का एक पार्ट हो गया। अच्छा, अब हमें 4 लाना है ना। तो अब ज़रा 4 के लिए मैं हिंट दे देता हूँ, लेकिन आपको करना खुद से है। देखिए 4 के लिए, देखिए हमने सभी को सीरीज में रख के देख लिया और पैरेलल में रख के देख लिया, तो हमारा एक सॉल्यूशन मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, 2 को पैरेलल में रखें और 1 को सीरीज में रखें। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 6 को सीरीज में रखा तो 6 तो अकेला ही 4 से ज़्यादा है, यानी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, उसको मत रखिएगा। या हम एक बार 2 को सीरीज में रख करके देख लें, 3 और 6 को पैरेलल में करें, और अगर उससे आंसर आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप 3 को सीरीज में रखें, बाकी 3 को सीरीज में रखें, बाकी दोनों को पैरेलल में करके देखें, है ना। इन दोनों में से किसी एक तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको भेजा गया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। फाइन। लास्ट 5th क्वेश्चन, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 coils? ये तो बड़ा आसान है। मतलब सवाल है कि 4 कॉइल दी हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। कह रहा है कि क्या तरीका अपनाएं कि एक बार हाईएस्ट मिल जाए रेजिस्टेंस और एक बार लोएस्ट। तो हाईएस्ट का मिलता है ना, जब आप सभी रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सभी रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसलिए आपका हाईएस्ट मिल जाता है ना। तो आप सभी को जोड़ करके हाईएस्ट बता सकते हैं। और अगर चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, लोएस्ट मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 1 ओम मिल गया था ना ऊपर वाले में। हाँ, तो इसी तरीके से आप चारों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो आपका मिनिमम मिल जाएगा, यानी लोएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप इसको भी कर लेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। छोटा सा टॉपिक है, हम लोग आज करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस। बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है ये, है ना, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। सी व्हाट हैपेंस, यू माइट हैव सीन कि व्हेन यू रन एनी अप्लायंस फॉर लॉन्ग, आप रेफ्रिजरेटर बहुत देर तक चलाते हैं, हाँ, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसके बैक साइड में वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपका फैन अगर थोड़ी देर तक चलता रहता है, उसके बाद में आप उसको टच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाता है। इसी तरीके से और भी कोई अप्लायंस होता है, वो भी आपका थोड़ी देर में क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि देखिए कोई भी अप्लायंस है, उससे जो भी हम काम करवा रहे हैं वो तो कर रहे हैं। जैसे फैन को चला रहे हैं तो वो फैन रोटेट कर रहा है और रोटेट करके एयर को रिवॉल्व करा करके वो हवा फेंक रहा है। उसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जो बैटरी से दी जा रही है ना, इस अप्लायंस को, उस एनर्जी का कुछ ना कुछ पोर्शन, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी वो हीट में ज़रूर कन्वर्ट हो रही है। अगर नहीं कन्वर्ट हो रही होती तो हमारे अप्लायंसेस गर्म कैसे होते। ठीक है, तो आपका कई सारे इक्विपमेंट्स तो हमारी एवरीडे लाइफ में ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिर्फ हीट ही चाहिए होती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं जो आपका वाटर हीटर होता है ना, जो आपका नॉर्मल हीटर होता है, या फिर प्रेस जिसकी बात कर रहे थे जिसमें हीट की ही आवश्यकता होती है सिर्फ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनमें हमें सिर्फ हीट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर हीट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं कि अगर कोई, जैसे हम लोग के जो हमारा सर्किट है उसमें अगर कोई रेजिस्टेंस है ना, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीट जो है वो जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, ये मुद्दा जो है वो 12th क्लास का है, जो कि हम लोग आगे 12th क्लास में देखेंगे। अगर कुछ बेसिक बताना चाहें तो इतना बताया जा सकता है कि जब रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, और करंट तो बैटरी की वजह से मूव करना चाहता है, तो इसी जो लड़ाई होती है ना, वो एक बैटरी जो है वो करंट को फ्लो कराना चाह रही है, रेजिस्टेंस रोकना चाह रहा है, इसी वजह से आपका वहाँ पे हीट जनरेट होती है। डिटेल में हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो आपका आगे इसमें आ जाते हैं कि जैसे
इसका जो एक्चुअली में मैथमेटिकल यूज है वो एनसीईआरटी में जैसे बताया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मान लीजिए कि बैटरी है जिसका लेट्स से पोटेंशियल कितना है V, और वहाँ से चार्ज निकला Q जो कि फ्लो कर रहा है। आपको सबसे पहला वाला जो पोर्शन होगा वो याद होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कहता है कि द वर्क डन कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जितना चार्ज ले जा रहे हैं। तो अगर इतना चार्ज फ्लो किया सर्किट से तो ये तो वर्क डन हो जाएगा क्या, V इंटू क्यू। ठीक, अच्छा क्लास 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा क्या होता है, पावर। तो पावर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना, वो हो जाएगी हमारी W अपॉन टी। W अपॉन टी है ना, W अपॉन टी का मतलब हो जाएगा आपका VQ अपॉन टी, VQ अपॉन टी। अच्छा, अब यहाँ से Q अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, है ना, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम क्या हो जाता है, करंट। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पर है कि पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट इज गिवन बाय V इंटू I। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि किसी सर्किट में अगर करंट I फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल जो बैटरी का है वो है V, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट के अक्रॉस क्या है, V। तो जो भी पावर एक्चुअली में बैटरी दे रही है, या यूँ कह सकते हैं सर्किट जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो उसका रेट क्या होगा, V इंटू I। यानी कि हमारा सर्किट इस रेट से V इंटू I के रेट से क्या कर रहा है, जो एनर्जी है या जो बेसिकली वर्क है वो कर रहा है। ठीक है, तो इस रेट से आपका वर्क हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, V इंटू I। ठीक है, फिर इसके आगे की कहानी तो उन्होंने वही बताई है कि अगर मान लीजिए सर्किट जो है वो आपका T टाइम तक चलता रहता है ना, तो आपका पावर तो कितनी थी, V इंटू I थी। ठीक है, तो वो टोटल हीट गिवन टू दी जो अप्लायंस है वो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है ना, इंटू टाइम, यानी कि V इंटू I इंटू टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, हीट गिवन टू दी अप्लायंस। कि भाई अगर मान लीजिए कोई बैटरी लगी हुई है सर्किट में, उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पावर तो VI थी। अगर मान लीजिए वो बैटरी चलती रहती है T टाइम तक, तो टोटल हीट टू बैटरी ने कितनी दे दी, V इंटू I इंटू टी। ठीक है, चलिए इसमें ये जो है ओम्स लॉ अगर हम लगा दें, ओम्स लॉ लगा दें मतलब अगर हम V की जगह पे IR रख दें, है ना, तो जब V की जगह हम लोग IR रख देंगे, है ना, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये जो फार्मूला हमारा आया है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि हमारी एक बैटरी लगी जिसका पोटेंशियल V है, की है, एक रेजिस्टेंस R है, करंट आपका I फ्लो कर रहा है ना, और अगर ये T टाइम के लिए होता है तो उसमें हीट कितनी हम लोग खर्च कर रहे हैं, दैट इज आई स्क्वायर R इंटू टी। फाइन। अच्छा, तो what this law says, Joule's law of heating says, this law says कि the law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance, directly proportional to the resistance of the for a given current, and directly proportional to the time for which the current flows through the resistor, है ना, मतलब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, रेजिस्टेंस जो है उसके प्रोपोर्शनल है, और जितने टाइम के लिए हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, चलिए अब एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 watt when heating is maximum rate is at maximum rate, and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current in the current and resistance in the each case? अच्छा ज़रा देखिए कि भाई
आपका पावर डिसिपेट किसी मतलब एक पर्टिकुलर सर्किट है ना, उसमें कुछ और नहीं बदला हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है कि पावर पहले ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, अब कम कंज्यूम हो रही है। तो हमने उसमें मतलब रेजिस्टेंस तो चेंज किया नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें उसमें, मतलब या तो रेजिस्टेंस को कुछ काट के आधा करना पड़ेगा या आपका मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम आपका और पोटेंशियल भी वही है, तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि वहाँ पर करंट क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सबसे पहले जब आपका 840 था है ना, तो आपका करंट चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, तो आप सिंपली पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपका आई आ जाएगा P अपॉन वी से, है ना। तो वो करंट हमारा आ गया कितना, 3.82 एम्पेयर जब मैक्सिमम था, और जब मिनिमम था सॉरी जब मैक्सिमम था, और उसी की हेल्प से हमने ओम्स लॉ लगाया और हमने रेजिस्टेंस पता कर लिया। ऐसे ही जब हमारा जो पावर जो है मिनिमम थी, तो हमने यही फॉर्मूला फिर से लगाया, तो हमारा करंट पता चल गया, और फिर से ओम्स लॉ लगाया तो हमारा रेजिस्टेंस पता चल गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका रेजिस्टेंस जो है हाँ और डिफरेंट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है ये इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइन, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हुआ है। चलिए, तो अगला एग्जांपल है 12.11, कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीटिंग आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ohm रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर। कह रहा है कि एक 100 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है 4 ohm का रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बहुत सिंपल है, आपको याद होगा कि अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था कि H इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आपका टोटल हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ठीक है, ये पता है हमको, टाइम 1 सेकेंड ले लिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, सिर्फ करंट हमें पता करना है, तो बाकी सारी चीज़ों को आप यहाँ नीचे ले आइए, रूट ले लीजिए, आपका निकल आएगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो आपको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगाइए, वो भी निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है प्रैक्टिकल अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आपका हीट जनरेशन जो है वो इनएविटेबल होती है सर्किट में जिसमें कहीं पर भी रेजिस्टेंस होता है, मतलब हीट जनरेट ज़रूर ही होगी। ठीक है, आपको अभी पीछे एग्जांपल दिया था फैन का, एसी का, या फिर रेफ्रिजरेटर का, कूलर का, सभी हीट होते हैं। ठीक है, तो आपका कुछ एक आपके अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका सिर्फ हीट का ही इस्तेमाल होता है, जैसे आपका लॉन्ड्री आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, है ना, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ठीक है, वो घर पे भी आप इस्तेमाल करते होंगे शायद। ओके, फिर इसके अलावा आप जैसे बल्ब का एग्जांपल लें, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हीटिंग के साथ साथ आपका लाइट भी रेडिएट होती है ना। तो लाइट रेडिएट होने लग जाए उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो बल्ब का फिलामेंट हम उसी तरीके से चूज करते हैं कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि उसमें हीट प्रोड्यूस तो हो, है ना, लेकिन बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो आपकी 2 चीज़ें ली जाती हैं, एक तो हीट प्रोड्यूस हो बहुत ज़्यादा, है ना, और वहाँ पर वो मेल्ट ना करे जो हमारा फिलामेंट होता है बल्ब का। तो इसलिए हम लोग जैसे टंगस्टन का चूज़ किए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो आसानी से मेल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो टंगस्टन आपका हीट हुआ है बहुत हाई टेम्परेचर तक, उससे जो हीट एनर्जी है वो बाहर ना जाए, इसलिए हम लोग बल्ब के अंदर ऐसी गैसेस भरते हैं जिससे जो हीट है वो आसानी से बाहर ना जा पाए, यानी कि जो हीट की बैड कंडक्टर्स होती हैं। तो ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं, हम लोग कौन सी गैसेस ले लेते हैं, हम लोग आर्गन को इस्तेमाल कर लेते हैं और थोड़ा सा नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं लिखा भी होगा। हाँ, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये रहा नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस, हाँ, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। हाँ, तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। आगे अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज फ्यूज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आप अभी आपके आसपास में कोई भी आपके घर में अगर बोर्ड स्विच बोर्ड लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसमें एक फ्यूज़ होता है, ठीक है। और ये फ्यूज़ का काम क्या होता है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। कि ये जो फ्यूज़ होता है वो इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि अचानक से बहुत कहीं पे वायर ज्वाइन हो गया, तो आपका हुआ क्या कि उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होने लग गया, है ना। सर्किट में क्या होने लग गया, एक्सेसिव करंट, यानी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गया। तब क्या होता है कि फ्यूज़ का जो वायर होता है ना, उसको हम लोग जैसे बल्ब का वायर लिया था उस हाई टेम्परेचर का नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो वायर हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर करंट तक ही बर्दाश्त कर सके, है ना। उससे ज़्यादा करंट हुआ तो वो वायर फ्यूज़ का क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सर्किट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और सर्किट टूट जाएगा तो यानी कनेक्शन कट हो गया। कनेक्शन कट हो गया तो जो हम हाई करंट अचानक से आने लग गया था वो उसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस क्या हो सकते थे, फ्यूज़ हो सकते थे, ख़राब हो सकते थे। अब वो बच जाएंगे, ठीक है। यही काम होता है फ्यूज़ का। हाँ, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि फ्यूज़ का एक्चुअली काम क्या होता है, ये हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाता है। कैसे, जैसे कि देखिए आपका 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, इस तरीके के फ्यूज़ेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो 2 एम्पेयर वाला फ्यूज़ है तो वो 2 एम्पेयर तक के करंट को तो बर्दाश्त कर पाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन करंट अगर इससे ज़्यादा हुआ तो जो हमारा फ्यूज़ वायर है उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बाकी अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे फ्यूज़ होने से, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ तक में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस और हैं होमवर्क के लिए। लास्ट लेक्चर शायद 1-2 दिनों में आ जाएगा आपका, तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब आपको सारा सिलेबस ऑलमोस्ट करा दिया है, बहुत बेसिक। अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद में आप पूछते रहिए जो भी प्रॉब्लम्स है और एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके, सी यू डे आफ्टर टुमारो।